देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो 4,127 ने गंवाई जान। कर्नाटक और केरल में कोरोना का कहर जारी। कर्नाटक में 40 तो केरल में 43,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 500 से ज्यादा मौतें। अमेरिकी सलाहकारों ने की फाइजर वैक्सीन की पैरवी। कहा 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जाए वैक्सीन। और फिलिस्तीन इजराइल में तनाव के बीच इजराइल के समर्थन में आया अमेरिका। कहा अपनी सीमाओं का रक्षा करने का सभी को अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें शपथ लिए हुए अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उनकी तनातनी एक बार फिर से शुरू हो गई है। बुधवार को पूरा दिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी को लेकर लेटर वॉर चलता रहा। पहले ममता ने उन्हें लेटर लिखा और फिर उसके जवाब में राज्यपाल ने उन्हें लेटर लिखा है। दरअसल बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही हिंसा भी शुरू हुई है। कई लोग मारे भी गए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी ने बीजेपी पर अब बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को कूच बिहार के सितलकुची समेत उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां हिंसा हुई थी। ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच बवाल यहीं से शुरू हुआ है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि वो 13 मई को कूच बिहार के सितलकुची समेत हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी लिखी। ममता ने राज्यपाल के दौरे को नियमों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि आप 13 मई को कूच बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। यह राज्य में दशकों से चले आ रहे नियमों का उल्लंघन है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और अपने दौरे को टाल देंगे। ममता ने लिखा कि राज्यपाल ने परंपराओं के खिलाफ जाकर राज्य सरकार की सलाह लिए बगैर कूच बिहार का दौरा करने का फैसला लिया है और इसी बात को लेकर दोनों में तनातनी जारी है। वहीं शुक्रवार को यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड से इजराइल पुलिस और फिलिस्तीनियों ने जो हिंसा उनमें शुरू हुई है, गाजा सीमा पर खूनी संघर्ष में यह बदल चुकी है। इस जंग में अब तक 43 लोग मारे गए हैं, जिनमें 13 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। हमले में क्षेत्र के करीब 300 फिलिस्तीन घायल हुए हैं। बता दें कि इजराइल गाजा से 2014 के 50 दिन चली जंग के बाद पहली बार एक दूसरे पर हजारों रॉकेट दागे गए हैं। इस बीच लॉर्ड शहर में इजराइल और फिलिस्तीन अरबों के बीच गृह युद्ध के हालात देखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। चलिए तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर के रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, 24 घंटे में 3,62,379 नए केसों की पुष्टि हुई है और इसी के बीच कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है और लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 4,127 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि देश में वैक्सीन की भी कमी बताई जा रही है, ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही है। इसको देखते हुए कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपना घातक रूप ले रहा है और इसी को देखते हुए राज्य सरकारें लगातार फैसला भी ले रही है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना एक बार फिर से संक्रमित तो ज्यादा हो गया है पहले के मुकाबले। हालांकि कुछ दिन पहले
जब मामले बढ़े थे, बीच में मामले ठीक हुए थे और विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि पीक पहुंच गई है, पीक आ गई है और अब धीरे धीरे स्थिर होकर मामले घटने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। एक दिन में 4000 से ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं, ये दर्ज की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक हुए हैं, लेकिन यही आंकड़ा मौतों का भी है और यही आंकड़ा संक्रमित लोगों का भी है। 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 2,58,352 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 2.32 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि 2 करोड़ 32 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 37,06,105 कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन कल भी वैक्सीनेशन जो है वो भी रोक दिया गया है और लगातार केजरीवाल सरकार कह रही है कि हमारे पास हर संसाधन की कमी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, केंद्र सरकार तो बिल्कुल कह रही है कि हमारे पास हर संसाधन है, मेडिकल डिपार्टमेंट की हर सारी सुविधाएं हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जो अब राज्य सरकारें कर रही हैं, यानी कि सीधे सीधे कहे तो वैक्सीनेशन का टीकाकरण है वो रोक दिया गया है कई राज्यों के अंदर, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि तो वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। वैक्सीन खत्म हो चुकी है दिल्ली के अंदर और 18 साल से ऊपर के लोग हैं, अब उनको टीकाकरण नहीं मिलेगा। यानी कि जो लगभग 17 स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया था 18 साल के ऊपर वालों के लिए, वो अब बंद कर दिया गया। मगर सीधे सीधे कहें तो कोई ना कोई राजनीति जरूर की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। मगर जनता को राहत चाहिए और राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मगर जिस तरीके से राजीव, जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच इस तरह से वैक्सीन का बंद कर देना, ये काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि वैक्सीन इस समय लोगों को ज्यादा चाहिए और इस समय वैक्सीन का बंद कर देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है और काफी सरकार का ये गलत फैसला भी कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय तो लोगों को राहत चाहिए और टीकाकरण का जो काम है वो लगभग सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जिस तरीके से कह रही है कि उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन लगातार बढ़ाई जा रही है, लगभग 1 करोड़ के करीब वैक्सीन उपलब्ध की जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, मगर धरातल पर बात करें तो धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही वैक्सीन मिल पा रही है, ना ही लगातार जनता को ऑक्सीजन मिल पा रही है। मगर जो स्थिति है बिगड़ी हुई है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी राजीव, लगातार अस्पतालों के बाहर मरीजों की मौतें होती जा रही हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिल्ली में चरमराई हुई है, लगातार हम ये खबरें सुनते हैं। इस समय क्या हाल है, स्थिति क्या है अस्पतालों की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर अभी स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है कि जिसको सुधारा ना जा सके। मगर कहीं ना कहीं देरी जरूर की जा रही है और देरी के चलते कहीं ना कहीं अभी भी ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है अस्पतालों के अंदर। यहाँ तक कि अब वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन की भी कमी बताई जा रही है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं अब जनता बिल्कुल परेशान है और जनता कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाती हुई भी नजर आ रही है, सरकारों को कोसती नजर आ रही है, क्योंकि सरकारें उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बेशक दावे जरूर किए जा रहे हैं, मगर धरातल पर वो सारे दावे विफल है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकारों के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में राजनीति की जा रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जरूर किया जा रहा है, मगर जनता को उससे कोई फायदा नहीं है। जनता को वैक्सीन चाहिए, इलाज चाहिए, मगर वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड विखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नमस्कार भारत में। तो चलिए आगे की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, कुछ आगे की खबरें भी देख लेते हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए जहां गहलोत सरकार ने लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए हैं, तो वहीं अब वैक्सीनेशन अभियान में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए ग्लोबल टेंडर पर भी मुहर लगा दी है। 3 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने अब इसकी खरीद की तैयारी कर ली है। वैक्सीन को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। इस बैठक के दौरान कैबिनेट ने ग्लोबल टेंडर निकालने पर मंथन किया, जिसमें फैसला लिया गया कि जल्द ही ग्लोबल टेंडर निकालने के साथ ही वैक्सीन की खरीद की जाएगी, जिससे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर इस महामारी से मुक्त कराया जा सकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई मामले की सुनवाई कर रही पीठ के अध्यक्ष जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट मास्टर और अन्य न्यायिक स्टाफ में से कुछ कोरोना संक्रमित हैं। आशंका है कि उन्हीं के जरिए जस्टिस चंद्रचूड़ भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट मास्टर और स्टाफ में संक्रमण के लक्षण उभरने पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जांच करवाई थी। इस दौरान निर्वाचन आयोग की याचिका पर फैसला रिजर्व होने के बाद फैसला सुनाए जाने में देरी भी संभवतः इसी वजह से अब हुई थी। सुओ मोटो मामले में भी सुनवाई टालने के पीछे तकनीकी वजह के अलावा एक ये भी वजह हो सकती है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने वैक्सीन की एक खुराक भी ले रखी है। जस्टिस चंद्रचूड़ अभी घर पर ही एकांतवास कर स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। एक तरफ कोरोना से हाहाकार है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस से होने वाली म्यूकर माइकोसिस नाम की दुर्लभ बीमारी छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है। अब तक कोरोना से ठीक हुए बुजुर्ग ही इसके शिकार हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले 10 दिनों में 14 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत हो गई है। अब राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने भी इसकी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस के संक्रमण की जानकारी भूपेश बघेल तक पहुंची है। उन्होंने इसे गंभीर माना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस पर ध्यान रखने को भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष और नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने खुद ऐसे 4 मरीज देखे हैं, उनका इलाज चल रहा है। अधिकतर लोगों में यह संक्रमण नाक, आंख और मुंह के ऊपरी जबड़े में देखा गया है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि रायपुर एम्स और सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई में भी ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीज पहुंचे हैं, उनके लिए दवाएं उपलब्ध कराई गई है। हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण पहले जैसा होता जा रहा है। पहले शहर के लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गांवों में भी जा पहुंचा है। भविष्य में संसाधन कम ना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। पिछले साल रोडवेज विभाग को गुलाबी रंग की मिनी बसें मिली थी। अब जिला प्रशासन इन्हीं बसों को एम्बुलेंस के तौर पर तैयार करने जा रहा है। बसों को एम्बुलेंस का रूप दिया जा रहा है। इन बसों में बाकायदा बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। रोडवेज विभाग के द्वारा आज इन बसों को तैयार करके प्रशासन को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद इन बसों में कोरोना मरीजों को लाने और ले जाने या उन्हें भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, हरियाणा रोडवेज जो है लास्ट टाइम भी जो कोविड की फर्स्ट वेव थी, लास्ट लॉकडाउन में भी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का इशू हो या हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का इशू हो, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमेशा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो इस लड़ाई में भी, इस कोविड की सेकंड वेव की लड़ाई में भी हम जो हेड ऑफिस से, हमारे मुख्यालय से निर्देश और आदेश प्राप्त हुए थे, तकरीबन 3 दिन पहले ही ये आदेश प्राप्त हुए थे और हमने 5 मिनी बसेज को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया है। और कल डॉक्टर्स की टीम ने इनको जांच भी किया है, देखा भी है, जो कुछ कमी थी उनको दुरुस्त करके, ठीक करके, और हमने ये 500 बसेज, मिनी बसेज तैयार कर दी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को, डॉक्टर्स के लिए हमने तैयार किए, तो वो इनकी जहाँ भी यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। इन बसों में क्या क्या खास बात रहेगी? इन बसों में स्पेसिफिकली हमने ये ट्रांसपोर्ट के लिए मिनी बसेज हमारे लोकल सिटी सर्विस के लिए यूज़ होती थी, तो इनकी सीट्स को हटा के हमने 4 बेड्स लगाए हैं, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फ्लो मीटर और हमारे ऑक्सीजन मास्क रहेंगे। इसके अलावा पीपी किट के लिए अलग बॉक्स है
फोल्डेबल हमारा स्ट्रेचर है, सीसीटीवी वगैरह सब हैं, एलईडी लाइट्स, और कोई फ्लूइड थेरेपी देनी है उसके लिए भी हमने इंतजाम किए हैं, सैनिटाइजर के लिए अलग से है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे दो गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजवाड़ छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। उसको समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। चलिए तो ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर भी नजर डाल लेते हैं। लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी शराब की दुकानें कल जैसे ही खुली तो हर ठेके पर भीड़ जुट गई। नोएडा में टीकाकरण से भी लंबी लाइन शराब खरीदने के लिए लग गई थी। शराब के चक्कर में लोगों ने न मास्क पहना और न ही 2 गज की दूरी का पालन किया और नशे के चक्कर में जान जोखिम में डाल दी। इस दौरान लोगों में धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी ने की। वहीं पहले दिन शराब की दुकानों पर भीड़ को देखते हुए जमकर मुनाफा भी कमाया गया। जो बोतल 460 रुपए की थी उसे 660 रुपए में बेचा गया है। वहीं विरोध पर शराब नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। प्रदेश सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये भी बता दें कि लॉकडाउन के कारण ही लगभग 10 दिन से शराब की दुकानें बंद थी, जिसके बाद जैसे ही ये दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ एकदम से उमड़ पड़ी। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से बचने की कोई दवाई अभी तक नहीं बन पाई है, इसलिए वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कोरोना से होने वाले खतरे को टाला जा सके। पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पंजाब के माहौल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से महामारी के खतरे के बीच अब लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहाली के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोरोना के खिलाफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। ये जो ड्राइव है बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में सबसे यूनिक ड्राइव है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि आज तक आप सबने देखा होगा कि खाने पीने के लिए ड्राइव थ्रू होता है कि गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक यहाँ पे एक यूनिक आइडिया हमारी टीम फोका पंजाब, वी फॉर वी और इप्सम इंटरनेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की एक टीम है, उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया बनाया और उसको यहाँ पे मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझा किया। जब उसके साथ साझा किया तो उन्होंने हमें इस बात के लिए सहयोग दिया और आज आप देख रहे हैं कि मोहाली के अंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर हमने ये काम आज शुरू कर दिया है, जिसके अंदर पिछले 1.5 घंटे में यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। और आप देख रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के ज़ीरो कॉन्टैक्ट गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जा रही हैं, काउंटर से आगे वैक्सीन गाड़ी के अंदर ही वैक्सीन लग रही है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन लग रही है और वहीं से गाड़ी। वहीं सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। टीका लगवाने के लिए युवा उत्साहित भी हैं और कोरोना जिस तरह से तेजी से फैल रहा है और शहर से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसी को लेकर युवा जागरूक भी नजर आ रहे हैं। वे टीका लगवाकर सुरक्षित होना चाहते हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के मलिहाबाद में लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगवाते नजर आए।
जैसा कि अभी गाइडलाइन आई है कि मंडे से सोमवार से जो है 45 प्लस जो फर्स्ट डोज जिसका है वो ऑनलाइन रजिस्टर करके ही आएंगे। सेकेंड डोज जैसे है वैसे लग रहा है पहले की तरह। अभी हमारे यहाँ जो 18 से 44 वर्ष के लिए कोई ऐसा स्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी एक आध हफ्ते में लगना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वैक्सीनेशन कम हो रहा है इस समय क्योंकि लॉकडाउन भी है और थोड़ा सा लोगों के अंदर फियर भी है, तो अभी इधर थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन लोग आ रहे हैं। लोगों को हमारी टीम द्वारा जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से जो कोविड पॉजिटिव होने के चांस कम हो जा रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव भी होते हैं तो रिकवर जल्दी हो जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को जो भय था, एक बीच में थोड़ा सा भय हो गया था लोगों को कि कोरोना वैक्सीन लगाएंगे तो बुखार होगा, तमाम चीज़ें अफवाहें थी जो गलत, उनको समझाया जा रहा है। हमारी टीम द्वारा जो है बार बार उनको जो है समझाया जा रहा है। लोग गाँव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके। कोरोना की इस महामारी में जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं सिरसा के अस्पताल में डॉक्टर की ही ऐसी लापरवाही सामने आई है जिससे एक मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल सिरसा के संजीवनी अस्पताल के गेट पर करीब आधे घंटे तक ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए गांव सुचान की एक महिला मरीज ने व्हीलचेयर पर ही दम तोड़ दिया। पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बनाया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला का बेटा रोते हुए मां की मौत का जिम्मेदार अस्पताल को ठहरा रहा है। डीसी प्रदीप कुमार ने मामले की जांच सीएमओ से करवाने की बात भी कही है। उन्होंने पोर्टल पर दर्शाए जा रहे और वास्तव में अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स की संख्या में आ रहे अंतर की जांच कराने की भी बात कही। मृतक महिला ने बेटे अमर सिंह ने बताया कि 60 वर्षीय मां तुलसी देवी को कोरोना नहीं था, मात्र सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। अगर ऑक्सीजन उन्हें लग जाती तो उनकी मां आज जिंदा होती। वहीं संजीवनी अस्पताल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने कहा कि यहां ऑक्सीजन बेड खाली नहीं था, इसलिए परिजनों को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो अस्पताल के बाहर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। यूपी के औरैया जिले के सहार ब्लॉक के झिकियापुर में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पत्नियों ने सरकारी तंत्र के साथ मिलकर अपने पति को ही मृत घोषित कर डाला। जब इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने जिला अधिकारी औरैया से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। शिकायत नहीं आई है, लेकिन आपके माध्यम से ये बताया गया है कि ऐसा प्रकरण है जिसमें विधवा वो महिला नहीं है, उसको पेंशन मिल रही है। चूंकि हमारे यहाँ हर साल में एक बार अप्रैल में जांच कराई जाती है खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से, जो ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सचिव करते हैं। तो अभी इनको भेजा जाएगा जांच के लिए। अगर प्रकरण गलत पाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो संबंधित जो भी जांच करता होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की संतुति करी जाएगी। अभी ये प्रकरण मेरे सामने अभी नहीं आया है। देखा गया है कि एक ही लाभार्थी को दो अकाउंट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। सुरक्षित हरियाणा नाम से 10 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसी के साथ लॉकडाउन की सख्ती से पालना भी करवाई जा रही है। इसके लिए पुलिस भी अब शहर के हर चौराहे पर मुस्तैद है। बल्लभगढ़ बस अड्डे चौकी इंचार्ज भी अपनी टीम के साथ लोगों को समझाते हुए और लॉकडाउन का सही तरीके से पालना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को समझाते हुए नजर आए हैं कि घर से बेवजह ना निकलें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तब तक वो घर से ना निकलें। इसके साथ ऑटो वालों को भी समझाया जाता है कि अपने ऑटो में 2 से ज्यादा सवारी लेकर ना जाएं। अगर कोई ऑटो वाला नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऑटो उसका सस्पेंड भी किया जा सकता है और इम्पाउंड भी।
सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करवा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि भैया अपने मास्क लगा के चलो, बहुत ही ज़रूरी अगर हो तो ही घर से बाहर निकलो। और मोमेंट पास जो डीसी साहब से जिनको ले रखा है उनको चेक करते हैं, और जो आवारा वैसे घूमते हैं उनके नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ टेम्पो में जो सवारी फालतू बैठा के चल रहे थे उनको अभी आपने हाँ, उनको जो टेम्पो में सवारी बैठा के चल रहे थे उनको कहते हैं कि सिर्फ एक ड्राइवर और 2 पीछे, 3 ही अलाउड हैं। उनको समझाते हैं नियम के अनुसार। कोई जो नहीं मानता उनके खिलाफ 188 का मुकदमा दर्ज करके हम कार्रवाई करते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से बचाव करें लोग अपनी? हर हालत में 7 दिन तक बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलें तो हर हालत में मास्क N95 लगा के चलें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार अपने हाथों को साफ करें। सबसे बड़ी बात यही है कि ज़रूरी हो तो ही बाहर आएँ, अन्यथा अपने घर में रहें और सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का रुख अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए पंचायत अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया है। कई गांवों में तो संक्रमण की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण है कि अभी भी जांच को लेकर गंभीर नहीं है। अधिकांश गाँव में बुखार के मरीज हैं, लगभग हर घर में लोगों को बुखार आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना की जाँच को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस सक्रिय हो गया है। महेंद्र सिंह जी कौन से गांव है, कौन सा गांव? गगोल गोठरा। कोविड को लेकर कितनी जांचें हुई है यहाँ पे और क्या स्थिति है? यहाँ पे कोई जांच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई हैं, 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। आज भी सुबह सुबह 2 मौतें हुई हैं। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही। एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी किए
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ